वेलकम बैक। और बढ़ेंगे बिग फोर की जानिब और बात करेंगे मोसल की, जहां आग लगी हुई है और एक जंग की हालत है वहां पर एक तंजीम जो दाइश, उसका भी बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। और दाइश जो है उसने जुल्म और जबर की हर जगह पर एक इंतहा की है, मिसाल कायम की है। और वहाँ पर दाइश ने मोसल में भी तकरीबन 104 मसाजिद को शहीद किया है। बड़े अफसोस की बात है जी, बहुत शुक्रिया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस्लाम के नाम पर ये तंजीम कहती है कि हम इस्लाम के नाम पर काम करते हैं, इस्लाम के मुखालिफ ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अफसोसनाक कलमिया है। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक कलमिया है। मस्जिद जिसका एहतराम करना चाहिए, मस्जिद जिसे अल्लाह का घर कहते हैं, और इस चीज़ से हटकर किसकी मस्जिद है, ये जो तफरीकाबाजी है, इस चीज़ का कोई इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि 104 मसाजिद को शहीद किया गया। कोई लॉजिक बीच में समझ नहीं आती और ना तो जी पेश की जा सकती है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। 2014 में मोसल शहर पर दाइश के कब्जे के बाद तंजीम की जानिब से अपने मुखालिफिन को खत्म करने की मुहिम ने मस्जिदों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान धमाकों से मसाजिदों को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। बल्कि तंजीम ने डॉक्टर्स और साइंसदानों के अलावा सैकड़ों मजहबी शख्सियात को भी मौत की नींद सुला दिया। मूसल और इसके नवाही इलाकों में दाइश तंजीम ने 104 के करीब मसाजिद को शहीद किया और कुछ को शदीद नुकसान पहुंचाया। इनमें 37 मसाजिद को दाइश तंजीम ने मजार और मकबरे जानकर धमाकों से उड़ा दिया। इनके अलावा 67 मसाजिद को तामीर नौ की शदीद जरूरत है, जबकि मसाजिद को ऐसी कार्रवाइयों में निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जी हाँ, ये अफसोसनाक रिपोर्ट आपने, ये फिगर्स आपने मुलाहिजा किए। दाइश एक बदनाम ज़माना तंजीम, इराक इस वक्त जल रहा है। इराक पर हमला किस वजह से किया गया था कि इराक के पास कुछ एटमी हथियार हैं, जिसकी बुनियाद पर नेटो फोर्सेस ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक को तह तेक कर दिया। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 104 मसाजिद मोसल में और गिरदनवाह में शहीद हो चुकी हैं। एक बड़ी अहम कुछ बात आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम ये सवाल करना चाहेंगे दाइश के हवाले से, दाइश बनी कैसे। एक वाक़या जो कि अमरीकी फ़ौजी ने खुद सुनाया, खुद बताया। उसके मुताबिक जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और उस वक्त नेटो फोर्सेस उधर मौजूद थी, ब्लैक वाटर उधर मौजूद थी, दीगर कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्सेस उधर मौजूद थी, तो वो उनका तरीका वारदात क्या था, उन्होंने किस तरीके से आग भड़काई। वो करते ये थे कि राह चलते किसी जगह से कोई गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को रोकते, तलाशी के बहाने उस गाड़ी को रोका जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकी फौजी बता रहा है कि वो गाड़ी को रोकते, उसके बाद जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता उन्हें एक कमरे में ले जाते, वहां उनसे पूछगछ के बहाने उनका टाइम लेते और इस दौरान पीछे उनकी गाड़ी में बारूद फिट कर देते थे। और जब उन्हें क्लियरेंस दी जाती थी कि आपके से पूछकर या इंटरोगेशन मुकम्मल हो गई है, आप जा सकते हैं, और उसके बाद अगर वो किसी मजहबी तकरीब में जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, तो वहां जाकर रिमोट के जरिए धमाका करवा दिया जाता था। इसी तरीके से किसी बाजार में वो गाड़ी गई है, धमाका करवा दिया जाता था। यानी ड्राइवर या गाड़ी के अंदर मौजूद मुसाफिरों के इल्म नहीं होता था कि वो बारूद के साथ सफर कर रहे हैं। और इस तरीके से एक तासुर फैला गया, जिसमें अगर शिया पर मस्जिद पर हमला होता तो सुन्नियों का नाम आ जाता, सुन्नियों पर हमला होता तो शियों का नाम आ जाता। इस तरीके से एक नाम दिया गया और उसके बाद ये दाइश अल-कायदा के नाम पर या उसे खत्म करने के नाम पर दाइश को लाए गए। और दाइश को बनाने वाले अगर हम कहें, उनसे ये पूछा जाए कि दाइश बनी कैसे, क्यों बनाई गई, उसका जवाब अगर उनसे लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार हैं अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप ये फरमाइएगा, बहुत अफसोस के साथ ये खबर आपको हम दे रहे हैं, या आपके तो यकीनन इल्म में होगी कि 104 मसाजिद गिरदनवाह में शहीद कर दी गई हैं। इराक इस वक्त जल रहा है, मोसल और गिरदनवाह में 104 मसाजिद शहीद कर दी गई हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन शहीद हुई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई काबिल अफसोस है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये बिल्कुल भी जो है वो इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम इस सब को जानते हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान कभी भी। ये जानबूझ के एक फितना क्रिएट किया गया है। आप भी जानते हैं, ये असल में जो पुराना आपको मालूम है, इनका सेनेटर मैकेन था, उन्होंने बाकायदा उनकी तस्वीर अबू बकर अल बगदादी के साथ मौजूद है। पहले इसका नाम जो है वो ISIL था और उसके बाद फिर ISI हो गया, फिर ये दाइश के नाम से हो गया और इसी तरीके से ये चलता गया। ये बुनियादी तौर पे फितना इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि अरब दुनिया के अंदर उनको एक ऐसी रिफ्ट क्रिएट करनी थी ताकि अरब जो है वो आपस में लड़े। जो अरब स्प्रिंग था, जो कि एक नई रोशनी की उम्मीद दे रहा था, वहाँ की तमाम बादशाहत के खिलाफ था, वहाँ जो जितने भी मजालिम हो रहे थे और जिस तरीके से
ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो काम हो रहे थे उनको खत्म करने के लिए एक लेकिन उन्होंने देखा कि ये अरब स्प्रिंग जो है ये तो पूरे अरब के अंदर जो है वो फैल जाएगा। इस वजह से उन्होंने दाइश को जो है वो सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि मुसलमान जो है वो आपस में अपनी जितनी एनर्जीज हैं उनको टकरा के खत्म हो जाएं और तरीके से मगरिब का काम चलता रहे। मगरिब के जो हथियार हैं वो बिकते रहें। वो दे डैम केयर अबाउट कि मुसलमान मर रहे हैं या कौन मर रहा है, वो ये देखते हैं कि हमारे हथियार कितने बिक रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि दाइश के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, क्या कभी इसराइल के अंदर उसने कोई ऐसा जो है वो कार्रवाई की जिससे इसराइल को नुकसान पहुंचा? जनाब, इसका सवाल का एक ही जवाब है, ये उनका अपना क्रिएट किया हुआ काम है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये हकायक बड़े तल्ख हैं। हम दाइश को बुरा कहते हैं, दाइश एक बुरी जमात है, इस फितने को बुरा कहते हैं, ये फितना बुरा है, लेकिन इस फितने को बनाने वाले अमेरिका से हम कुछ सवाल करने की जिसारत कर सकते हैं? या अभी कुछ अरसा पहले हम भारत से सवाल कर सकते हैं कि दाइश को वो एम्यूनेशन क्यों दे रहे हैं? या अजीत डोवल जो कि दाइश को अफगानिस्तान में लेकर आया है, क्या हम दाइश अजीत डोवल को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? हम कब तक जो सप्लाई लाइन है, जो ऑक्सीजन है, जो उनकी रूह है, उनको छोड़कर एक फितने पर रहेंगे? हम तो पॉलिसी के ऊपर है ना, स्टिक एंड कैरेट की गेम के अंदर जो है वो स्टिक्स कौम को पड़ रही हैं, कैरेट हुक्मरान खाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि दाइश जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसको खुद मगरिब कह रहा है कि इसको फाइट करने के लिए 30 इयर्स चाहिए, यानी कि 30 साल वो इसी खेल को खेलेंगे। उसमें जो है वो इस्लामी ममालिक के टुकड़े कर देंगे। कर्नल रैल्फ पीटर का नजरिया हमें याद होना चाहिए, ब्लड बॉर्डर, जिसके अंदर उन्होंने इराक के, सीरिया के, लिबिया के टुकड़े दिखाए। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके कीमती वक्त का। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात करना बेहद ज़रूरी है कि इराक जल रहा है, और आज ये बात भी होनी चाहिए, जो 104 मसाजिद का हम जिक्र कर रहे हैं, तो डेविड कैमरून जिन्होंने 12 लाख इराकी मासूम शहरियों को मारने के बाद कहा सॉरी, हथियार नहीं मिले, गलत फहमी हो गई। जी बिल्कुल। और अब बिग फाइव की जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपनी वन चाइना पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक शिकवा भी किया और कहा कि करेंसी और शुमाली कोरिया के मामलात पर चीन जो है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा। बिल्कुल, इस पर देखिए रिपोर्ट। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीका को अपनी वन चाइना पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। उन्हें तिजारत और दीगर मामलात में चीन की जानिब से रियायत के बगैर इस पॉलिसी को बरकरार रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि करेंसी और शिमाली कोरिया के मामलात पर चीन अमरीका के साथ ताउन नहीं कर रहा। उनके इस बयान पर चीन के सरकारी मीडिया ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि हाल ही में अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप ने ताइवान की सदर साई एंगवेन से बराह रास्त बात की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ। ताइवान चीन का अलग हो जाने वाला सूबा है, जबकि बीजिंग ताइवान को अपना सूबा करार देता है और इसकी आजाद रियासत की हैसियत से पहचान का बायस बनने वाली किसी भी चीज से इज्तनाब चीन की खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है। जी हाँ, रिपोर्ट आपने जानी और अब हम बढ़ेंगे बिग सिक्स की जानिब और बात करेंगे फ़लस्तीन की, जहाँ की आवाम के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा में 160 जनरल असम्बली के 160 अरकान के वोट के साथ करारदाद मंजूर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि फ़लस्तीन के अवाम की मदद कीजिए और तमाम आलमी इदारों से अपील भी की गई है कि फ़लस्तीन के अवाम की इक़्तिसादी और समाजी इमदाद की जाए। जी हाँ, बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनियों की मदद के उन्वान से मंजूर की जाने वाली इस करारदाद के हक़ में जनरल असम्बली के 160 अरकान ने वोट दिए। करारदाद में दुनिया के मुल्कों और आलमी इदारों से अपील की गई है कि वो फ़लस्तीनी अवाम की इक़्तिसादी और समाजी इमदाद में इजाफ़ा करें।
اسرائیلی قبضے اور محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کو انتہائی بحرانی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کے روز بھی فلسطین سے متعلق 8 قراردادوں کی منظوری دی تھی، جن میں سے 4 قراردادوں میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی گئی تھی۔ یہ قراردادیں ایسے وقت میں منظور کی گئی ہیں جب اسرائیل نے آج تک اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد پر عمل نہیں کیا اور فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر، غزہ کا محاصرہ اور فلسطینی عوام کے قتل و عام کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جی ہاں، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اچھی بات ہے، قرارداد منظور ہوئی اور اسرائیل یقیناً اس کو کاؤنٹر کرے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا رد عمل سامنے آئے گا، لیکن اس قرارداد کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تو ہو گیا قبلہ اول، آپ کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اور جو دوسرے آپ کے یہودی ہیں ان کے لیے بھی ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا کروشل ٹائم ہے اور کروشل ایک ایشو ہے، اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، اس قرارداد سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ OIC کو اس پر خصوصی کوئی میٹنگ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اور بگ سیون کی جانب بڑھنے کے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی کے جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھوپ میں موبائل یا ٹیبلٹ زیادہ دیر تک اگر استعمال کیا جائے تو اس سے کینسر کے خطرات میں کئی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بڑی خبردار ہوشیار کرنے والی رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ موبائل فون اور ٹیبلٹ سے منعکس ہونے والی سورج کی روشنی سے جلد کا کینسر ہو جاتا ہے۔ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانوں میں جلد کے کینسر کی وجہ بنتی ہیں، جبکہ ان آلات کی سکرین سے ہی مضر شعاعیں منعکس ہو کر انسانوں پر پڑ کر بالواسطہ طور پر انہیں کینسر کا شکار کر سکتی ہیں۔ اس اہم تجزیے میں لوگوں کو کھلی فضا میں لے جایا گیا اور ان کے سر پر الٹرا وائلٹ روشنی کی شدت ناپنے کا آلہ لگایا گیا اور انہیں موبائل فون اور دیگر آلات استعمال کرنے کو کہا گیا۔ ماہرین کے مطابق موبائل سے پلٹ کر آنے والی دھوپ اگر بہت طویل عرصے تک چہرے پر پڑے تو اس سے جلد کے کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے اس تجزیے کے بعد خبردار کیا ہے کہ موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ کا دھوپ میں استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کینسر کے خطرات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار۔ آج کے بگ 7 سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔